प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करेंगे। हर्क्यूलिस विमान पर प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे और उसके बाद मिराज, सुखोई और जगुआर के शानदार एयर शो के साथ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, जिसके लिए एक्सप्रेसवे पर तैयार की गई करीब 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर रिहर्सल भी की गई। 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को करीब 36 महीने में ही बनाकर तैयार किया गया है और इसमें करीब 22,500 करोड़ रुपए की लागत आई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुरू होने से लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों के आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। सभा होगी और मंच से जो है जनसभा आयोजित की जाएगी और उसके बाद जो है एक बड़ा कार्यक्रम जो है वहाँ होने के बाद 45 मिनट्स की जो है एयर शो होगा वहाँ पे। तो एयर शो में फाइटर एयरक्राफ्ट भी आएंगे और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी आएंगे और एक एयर शो 45 मिनट्स का एयरफोर्स के सौजन्य से हो रहा है। खर्च कितना हुआ है सब कुछ बनाने में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को और फायदे क्या क्या? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कॉस्ट लगभग 22,500 करोड़ है जमीन की कॉस्ट को लेकर और अब तक लगभग 21,000 करोड़ खर्च हो चुका है और ये चालू हो गया है और लोगों को जो है इसको लाभ लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हो समय से पहले पूरा किया जाए। ये कितने समय? ये प्रोजेक्ट तो 36 महीने में पूरा किया गया, जबकि कोविड की 2 वेव्स बीच में आई थी। तो ये तो हमारे इंजीनियर्स के, हमारे टेक्नीशियंस की, हमारे मजदूर जो लगे थे, जो हमारे वर्कर्स लगे थे, ये तो उनकी खामी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि उनकी एक खास बात है कि उन्होंने मेहनत करके निडर होके काम किया है। वो भी हमारे एक तरह से सेना के जवान हैं जिन्होंने काम इसको किया। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रैक्टर ने 2 लोगों को कुचल दिया। बताया गया कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर के अचानक ब्रेक फेल हो गए, जिसके बाद वो बेकाबू हो गया और सड़क पर मौजूद 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक स्कूटर सवार सड़क से गुजरता नजर आया, लेकिन तभी दूसरी तरफ से वो तेज रफ्तार ट्रैक्टर आया और उसने सीधा स्कूटर में टक्कर मार दी। यही नहीं, उसने पैदल जा रही एक महिला को भी चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर की रफ्तार इतनी तेज थी कि उन्हें संभलने का वक्त ही नहीं मिला और वो ट्रैक्टर के नीचे आ गए। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग तेजी से भागकर वहां पहुंचे और ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन ट्रैक्टर की ट्रॉली में रेत भरी थी और वो टस से मस तक नहीं हुई। हालांकि बाद में किसी तरह लोगों ने ट्रॉली को पीछे हटाकर दोनों को बाहर निकाला। इस हादसे में स्कूटर सवार की मौत हो गई जबकि महिला बुरी तरह घायल हो गई। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया और इस मुठभेड़ में उस घर के मालिक की भी मौत हो गई जिसमें आतंकी छिपे हुए थे। पुलिस के मुताबिक घर का मालिक आतंकियों का मददगार था और इस साल सुरक्षा बल अब तक 136 आतंकियों को मार चुके हैं। यमन के मारिब पर महीनों से गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए हूथी विद्रोहियों को पस्त करने के लिए सेना ने इतने गोले बरसाए कि वो सिर ही नहीं उठा सके। मारिब प्रांत सोने के अंडे देने वाली वो मुर्गी है जहां तेल के कुओं का भंडार है। यह प्रांत अभी यमन की सुन्नी सरकार के हाथ में है, इसलिए ईरान के समर्थन वाले शिया हूथी विद्रोही उस पर कब्जा जमाने के लिए फरवरी से कोहराम मचाए हुए हैं। लेकिन इस बार यमन की फौज ने हूथी विद्रोहियों के हमला करने से पहले ही उन पर ताबड़तोड़ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। मारिब से जो तस्वीरें सामने आई उनमें यमन की सेना बेहद आक्रामक दिखी। अब तक यमन के जो जवान बंदूकों से विद्रोहियों को निशाना बनाते दिखते थे, इस बार वो भारी भरकम खतरनाक तोपों से मीलों दूर छिपे हूथी विद्रोहियों के ठिकाने ढेर करते नजर आए। अल्लाह अकबर। यमन की फौज ने दावा किया कि उनके हमले ने हूथी विद्रोहियों को संभलने का मौका तक नहीं दिया और वीरान रेगिस्तान में उनकी लाशें ही लाशें बिछ गईं। यमन में 2014 में जंग भड़की थी, तब से 7 साल बीत गए लेकिन वहां गृह युद्ध खत्म नहीं हो पाया है। और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर छिड़े विवाद के बीच कुछ लोगों ने उनके नैनीताल वाले घर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने उनके घर पर आगजनी और तोड़फोड़ की और हमले में उनके घर के दरवाजे और खिड़कियों के कांच चिटके हुए नजर आए। हमले का आरोप हिंदूवादी संगठनों पर लगा। सलमान खुर्शीद पर उनकी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठनों से करने के आरोप लगे। इस हमले के बाद खुर्शीद ने कहा कि हमला करने वाला बोको हराम, ISIS या हिंदुत्व हो सकता है। कौन लगता है, कौन हो सकता है पीछे, और किताब वजह है इसकी? बोको हराम हो सकता है।
आईसिस हो सकता है या हिंदुत्व हो सकता है। अब आप तीन में कौन है वो चुन लें, तीन में कौन है वो चुन लें। पाकिस्तान हो सकता है, वहाँ नारे पाकिस्तान के लगे तो इसलिए पाकिस्तान भी हो सकता है। तो अब तो ये आपको चुनना पड़ेगा कि कौन है। मैंने तो ये कहा था ये सब बुरे हैं, ये सब बुरे हैं, मैंने तो ये कहा था जी। तो हो सकता है कि बोको हराम को बुरा लगा हो कि मैंने ऐसा कहा कि वो बुरे हैं, ये भी तो हो सकता है। तो इनको तो फिर हमको हमारा साथ करना देना चाहिए, हमको हमारे साथ रहना चाहिए। बात सिर्फ ये है कि जो भी धर्म का दुरुपयोग करता है वो बुरा है, उसके लिए कोई जगह हमारे संविधान में नहीं है, हमारे संविधान में उसके लिए जगह नहीं है। लेकिन मुझसे आप लोग सब पूछते थे कि हमको उदाहरण दीजिए कि ये लोग ऐसे हैं, उदाहरण दीजिए। आज तो किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि आप बोको हराम पे उदाहरण दीजिए। काहे दो, मुझे क्या मतलब है उन लोगों से, क्यों उदाहरण दो? जो मेरे घर के लोग हैं, अपने देश के लोग हैं, उनके लिए मैं उदाहरण दे सकता हूँ। तो उदाहरण दीजिएगा, मैं जितने उदाहरण दूंगा उतने ही विवाद बढ़ेगा और हम में कटुता बढ़ेगी। मैंने ये कहा कि अब उन सब को भूल जाओ और अब आगे चलो। सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया है, इस मौके का सही उपयोग करो और आगे मिलकर चलो। ये मैंने कहा, आगे मिलकर चलो। मैंने कहा कि हिंदू मुसलमान मिलकर चलें, तो आपके ही मीडिया की एक एंकर ने कहा कि आप हिंदू मुसलमान की बात ला रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान की बात ला रहे हैं। लाएंगे, हिंदू मुसलमान को जोड़ेंगे, हम सबको एक साथ लाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। बंगाल में एसएससी यानी स्कूल सर्विस कमीशन की परीक्षा का नतीजा महीनों पहले आ जाने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने से उम्मीदवारों का गुस्सा फूटने लगा। बीते कुछ दिन से कई जगहों पर उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो कई छात्राएं एक ग्रुप बनाकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सिंगूर से निकल पड़ी, जिनका मकसद राज्य सचिवालय नबन्ना के सामने प्रदर्शन करना था। लेकिन जैसे ही पुलिस को भनक लगी, इन छात्राओं के स्टेशन से बाहर कदम रखते ही उन्हें घेर लिया गया। फिर तो मौके पर मौजूद जवानों ने इन्हें रोककर जबरन पुलिस की गाड़ियों में ठूसना शुरू कर दिया। इस जोर जबरदस्ती में एक छात्रा सड़क पर ही गिर पड़ी। बाद में महिला पुलिस की जवान इस छात्रा को एक अलग गाड़ी में उठाकर ले जाने की कोशिश करती दिखी। हालांकि छात्राएं इसके लिए राज्य सरकार के रवैये को जिम्मेदार ठहराती दिखाई दी। दीदियों तो एखान থেকে পদযাত্রা করেন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, তাহলে কেন আমাদের সঙ্গে এই অবিচার? छात्राओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अपना हक बताकर पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन राज्य सचिवालय के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी पुलिस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसकी शुरुआत संसद भवन के अहाते में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इस मौके पर पीएम मोदी ने रांची में बने बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली से ही रिमोट के जरिए किया। हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। पहले जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी भोपाल भी पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा में कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। कोई आदिवासी जनजाति भाई बहन रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री जी आवास दिलवा रहे हैं। इस दौरान पीएम के सामने आदिवासी लोक नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया। पंजाब बीजेपी के कुछ नेताओं ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव से पहले करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग उठाई, ताकि श्रद्धालु शुक्रवार को प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान में इस गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेक सकें। हमने ये मांग की है देश के राष्ट्रपति जी से कि वह पुनः जनता के लिए खोला जाना चाहिए। प्रियंका गांधी बुखार की वजह से यूपी के मुरादाबाद में पार्टी के पदाधिकारी सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। माननीय जो न्यायाधीश है उन्होंने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उज्जैन में महाकाल मंदिर के प्रसाद के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। आरोप है कि एक वेबसाइट पर लड्डुओं का प्रसाद 351 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है, जबकि मंदिर समिति इसे 260 रुपए में बेचती है। श्री टेम्पल वेबसाइट पर धोखाधड़ी की एफआईआर पंजीबद्ध की है।
मुंबई के कांजूमार्ग इलाके में भीषण आग लग गई और आग सैमसंग के सर्विस सेंटर में लगी। हादसे की जानकारी मिलने पर दमकल की 20 गाड़ियां आग बुझाने के लिए वहां पहुंची। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शुरुआती जांच के बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई। आग की वजह से सर्विस सेंटर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। मुंबई के कांजूर मार्ग इलाके में करीब 9 बजे के आसपास एक सैमसंग का सर्विस सेंटर था, उसमें आग लग गई। मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूं। करीब 8:30 से 9 बजे के आसपास जो जानकारी मिल रही थी फायर ब्रिगेड से कि इसी सर्विस सेंटर में अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, अब तक जो प्राथमिक जानकारी मिल पाई है। लेकिन आग लगने के बाद आप देखें, आग पर कंट्रोल तो पा लिया गया है, लेकिन तमाम जो सर्विस सेंटर में सामान था वो पूरी तरह से बिखर गया है, जल गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भयंकर आग लगी थी। 3 घंटे का वक्त फायर ब्रिगेड को इसको बुझाने में लगा है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त जो है इसके अंदर कोई मौजूद नहीं था। एक सिक्योरिटी गार्ड जरूर था जिसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़ारा जो दिख रहा है, देखिए तमाम जो चीज़ें हैं वो जलकर खाक हो चुकी हैं। ये सर्विस सेंटर था सैमसंग का और यहाँ पर देखिए पूरा हिस्सा जो है आग का, बहुत बड़ा जो हिस्सा था इस सर्विस सेंटर का वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। आग लगने की जो घटना है, जो जोनल डीसीपी हैं वो ये बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये आग लगी। हालांकि जांच के बाद ये सामने आ पाएगा कि आग लगने की मुख्य वजह क्या शॉर्ट सर्किट ही थी या कुछ और। फिलहाल यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के जवानों द्वारा। और अब फिलहाल कूलिंग की प्रक्रिया जारी है और साथ ही साथ ये भी देखने की कोशिश हो रही है कि आग की कोई चिंगारी तो नहीं सुलग रही, और इसीलिए उसको भी लगातार बुझाने की कोशिश फायर ब्रिगेड के जवान पूरी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आग लगने की वजह क्या रही होगी? शॉर्ट सर्किट की वजह से प्राथमिक तौर पे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आग लग सकती है और पूरा आफ्टर ये पूरा कवर करने के बाद हमको पूरा राजस्थान यूनिवर्सिटी के जयपुर के एक कॉलेज में धर्म के नाम पर दंगल शुरू हो गया। 2 दिन पहले कॉलेज में नमाज पढ़े जाने पर विवाद हुआ, जिसका जवाब देते हुए कुछ लोगों ने कॉलेज में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, जिसके लिए बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े छात्र कॉलेज में जमीन पर ही बैठ गए। कॉलेज में 2 दिन से छात्र संगठनों के बीच इस मुद्दे पर तलवारें खिंची हुई हैं, इसीलिए पुलिस की तैनाती भी पहले से की गई थी। एबीवीपी से जुड़े छात्र बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के नाम पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन को पहले से बवाल की आशंका थी, इसलिए पुलिस को बुलाया गया था। कांग्रेस की सरकार खाड़ों से मंदिर हटाती है और आज यहाँ पर हम लोगों को हमारे महापुरुषों की जयंती नहीं मना दी। ये हमारा अधिकार है और कोई गिरफ्तार करता है तो कर ले। हालांकि विवाद की जड़ में छात्रों के नमाज पढ़ने की घटना को माना जा रहा है, जिसे पहले ही रोक दिया गया था। छात्रों को नमाज पढ़ने से रोकने के खिलाफ एनएसयूआई के छात्रों ने धरना दिया था। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने एबीवीपी पर विवाद भड़काने का आरोप लगाया। संघ और आरएसएस से जुड़े हुए थे, इसलिए खुले में बैठे विद्यार्थी नमाज पढ़ते हुए से भी उन्हें आपत्ति हुई। हालांकि कॉलेज प्रशासन की कोशिश दोनों संगठनों से जुड़े लोगों को समझाकर झगड़ा खत्म कराने की रही। और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर अब सीधे बच्चों पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इन दिनों अस्थमा के मरीज बढ़ गए हैं, जिनमें बच्चों की तादाद ज्यादा है। बताया जा रहा है कि 6 साल से 15 साल के बच्चों पर प्रदूषण का सबसे खतरनाक असर हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक प्रदूषण का खतरनाक असर बच्चों के दिमाग और फेफड़ों पर पड़ रहा है। साथ ही बच्चों को एलर्जी की शिकायत हो रही है। यही वजह है कि प्रदूषण बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं डॉक्टरों ने बच्चों को सुबह और शाम के वक्त घर से ना निकलने की हिदायत दी है और साथ ही ये भी कहा है कि बच्चे बिना मास्क के घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें। मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम आ रही है। एक नॉर्मल बच्चों को जिनकी डेवलपमेंट नॉर्मल थी, हर चीज नॉर्मल थी, उनको भी शायद लगता है पोल्यूशन लेवल के कारण उनके जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, जो वायरल इन्फेक्शन भी हैं, वो ज्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। सो कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग को बच्चे बाहर न जाएं। सेकेंडली, आजकल 2 साल से ऊपर आप मास्क लगा ही रहे हैं, तो मास्क के 2 फायदे हैं। एक तो ना केवल कोविड से प्रिवेंशन मिलेगा, ऑफ कोर्स अगर आप N95 मास्क लगाएं तो पर्टिकुलर मटेरियल 2.5 जो PM आपका, उससे भी प्रिवेंशन मिलेगी। तो ये 2 एस्पेक्ट आप ध्यान दे सकते हैं।
ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था टेरी के सर्वे में बताया गया कि दिल्ली के बच्चों को सांस और दिल की बीमारी का खतरा है। यह सर्वे 400 से ज्यादा बच्चों पर किया गया, जिनमें करीब 74% बच्चों को सांस लेने की शिकायत थी, जबकि करीब 24% बच्चों में आंखों में खुजली की शिकायत रही। वहीं करीब 20% बच्चों में खांसी की दिक्कत नजर आई। इस सर्वे में शामिल बच्चों की उम्र 14 से 17 साल थी और टेरी ने अपने सर्वे में बताया कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से उन्हें ये दिक्कतें हुई हैं। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए आज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि ये बैठक पर्यावरण मंत्रालय में होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। इससे पहले कल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और हालात की जानकारी ली थी। बताया जा रहा है कि बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की थी, जिसकी वजह से अगली सुनवाई से पहले प्रदूषण पर रोकथाम की रणनीति तैयार की जा रही है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताई और कहा कि सरकार के पास प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं है। यही नहीं, कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो इस मामले में एक इमरजेंसी बैठक बुलाए, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी के अधिकारी शामिल हों और ठोस एक्शन प्लान बनाया जाए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। बहस के दौरान यह साफ हो गया कि दिल्ली एनसीआर में करीब 76% प्रदूषण कारखानों, गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। यही नहीं, अदालत में यह भी बताया गया कि दिल्ली एनसीआर में पराली की वजह से केवल 4% प्रदूषण होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से इन 4 मुद्दों पर ठोस एक्शन प्लान बनाने को कहा। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार भी जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के दमघोंटू प्रदूषण पर नाराजगी जताई तो कई दलों ने इस पर सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस ने एक मुद्दे की आड़ में 2 सरकारों पर निशाने साधे। सुप्रीम कोर्ट ने जो लथाड़ा है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा की बहानों से लदी, इश्तिहार से भरी और खोखले वादों से जो भरी हुई राजनीति है उसका पूरी तरह पर्दाफाश करता है। वहीं बीजेपी के निशाने पर आम आदमी पार्टी रही। ऐसे मुख्य तो कहने की जरूरत है नहीं, विज्ञापन मंत्री इस देश में ना कभी हुआ है ना कभी आएगा कि जिसने जो पूरे देश में दौरे कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदूषण से निपटने का भरोसा दिया। केंद्र सरकार के बैठक के साथ मिलकर के एक्शन प्लान बनाएंगे, सबके साथ मिलकर काम को करेंगे। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप की एक बेस्ट टीम जारी की। इसमें बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, लेकिन एक भी भारतीय खिलाड़ी को इसमें जगह नहीं दी गई। थोक महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 12.54% हो गई। इससे पहले सितंबर में ये 10.66% रही थी। उत्तर प्रदेश के महोबा में अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए छापेमारी अभियान से हड़कंप मच गया। महोबा के महोबकंठ इलाके में देसी शराब के अवैध कारोबार की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची तो जमीन में कुछ जगहों पर संदेह पैदा करने वाले छेद मिले। पुलिस वालों ने जब एक छेद से पाइप डालकर छोटे हैंडपंप को चलाना शुरू किया तो इससे शराब बनाने वाला कच्चा माल निकलने लगा। फिर तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और फौरन खुदाई करवाने का फैसला किया गया। अरे वो खोद रहा है, वो ऐसे निकालने वाला है, उसको रहने दो, वो माल निकलेगा। माल नहीं, ड्रम से चाहिए ना, जेसीबी तो मंगाया है। इसके बाद इस इलाके में जमीन में बनाए गए सुराखों की तलाश शुरू हुई और फिर एक साथ कई संदिग्ध जगहों की खुदाई की गई। खेतों में की गई खुदाई से जमीन के नीचे दबाए गए एक के बाद एक कई ड्रम निकलने लगे। 4200 लीटर अवैध शराब बरामद हुई, साथ ही साथ 65 कुंटल लहन जो मिला था उसे नष्ट कराया गया। मुखबिर से मिले सुराख सटीक निकलते ही पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है कि सरकार गुरु पर्व के मौके पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर विचार कर रही है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान पंजाब बीजेपी के नेताओं ने कॉरिडोर खोले जाने की गुजारिश की थी। एक दिन पहले पंजाब बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मुलाकात भी की। कोरोना संकट की वजह से मार्च 2020 में करतारपुर कॉरिडोर को बंद किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच कर रही यूपी पुलिस की एसआईटी को अपग्रेड करने के निर्देश दिए और उत्तर प्रदेश सरकार से उन वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की लिस्ट मांगी जो यूपी कैडर के तो हों लेकिन यूपी के रहने वाले न हों। इसी लिस्ट से कुछ अधिकारियों को जांच कमेटी में रखा जाएगा।
बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट बुधवार को एक जांच कमेटी का गठन कर सकती है, जिसकी कमान हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को सौंपी जाएगी। अमित शाह ने तिरुपति मंदिर में पूजा की। गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे, जहां उन्होंने कपिलेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा की। हिंदी की मशहूर लेखिका और कथाकार मन्नू भंडारी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने महाभोज और आपका बंटी जैसी मशहूर रचनाओं से एक अलग पहचान बनाई थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अगले 2 दिन तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो अपने दौरे में देहरादून में कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही उत्तरकाशी में वो एक रोड शो भी निकालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली में सीएजी दफ्तर में पहले ऑडिट दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस कार्यक्रम की जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑडिट दिवस का मकसद सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सीएजी के योगदान को सबके सामने लाना है। दुबई में हर 2 साल में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयर शो का आगाज हो गया। कोरोना काल में पहली बार हो रहे इस एविएशन ट्रेड शो से विमान कंपनियों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब एयरलाइन इंडस्ट्री पिछले साल महामारी की वजह से हुए लगभग 10,26,000 करोड़ रुपए के घाटे से उबरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में एविएशन सेक्टर की खोई रौनक लौटाने के लिए एग्जीबिशन में यात्री विमानों के साथ लड़ाकू विमान भी अपना दमखम दिखाते नजर आए। आसमान में विमानों का हुजूम उड़ता दिखा, जिसने ऐसा रंग बिरंगा धुआं छोड़ा कि नीले आसमान में रंग भर गए। लेकिन इसके बाद तो हवाई जहाजों के शानदार स्टंट्स ने लोगों के होश उड़ा दिए। एक लड़ाकू विमान ने तो हवा में ऐसी खतरनाक कलाबाजी की कि जमीन पर खड़े इंसान के रोंगटे ही खड़े हो जाएं। मगर विमानों के हैरतअंगेज करतबों से ज्यादा एयर शो में पहले दिन लोगों का ध्यान खींचा रूस की सेना के चेकमेट फाइटर जेट ने, जिस पर इतना शानदार लेजर लाइट शो किया गया कि हर कोई बस देखता ही रह गया। पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात के साथ कूटनीतिक रिश्ते शुरू होने के बाद पहली बार इजरायल भी 5 दिन तक चलने वाली विमानों की प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहा है। और यूपी के मुरादाबाद में सर्राफा बाजार में 3 बदमाशों ने फिरौती की मांग करते हुए हवाई फायरिंग कर दी और इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखा कि 3 लड़के एक बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे और आसपास मौजूद दुकानदारों को धमकाने के बाद हवा में फायरिंग कर दी। आरोप है कि लड़कों ने वहां दुकानदारों से 20-20 हजार रुपए की फिरौती मांगी। बताया गया कि इसके बाद दुकानदारों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद 3 में से 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी सर्राफे की दुकानें हैं काफ़ी, वहाँ पे 3 लोग आए और आके इन्होंने सबसे पहले फायर मारा। उसके बाद बोले हर दुकानदार से हमें 20-20 हज़ार रुपये चाहिए। नहीं दोगे तो हम दुकान नहीं चलने देंगे आपको। कौन लड़के हैं, क्या नाम है? ये सर एक का नाम तो ऋषभ है, बाकी नहीं जानते हम। जयंतीपुरा चौकी जो है सराफा बाजार वाले मार्केट में 3 अभियुक्त एक मोटरसाइकिल पे नशे की हालत में उन्होंने हवाई फायरिंग किया, जिसमें पुलिस को सूचना मिलने के बाद करीब 10 मिनट बाद उन्हें उस एरिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एक मेन उसका चालक है जिसने हवाई फायरिंग की थी, इसका नाम ऋषभ है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा उचित धाराओं में पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बाकी 2 की पुलिस तलाश कर रही है और जांच जारी है। यूपी के हरदोई से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक मंदिर परिसर में यज्ञ के दौरान आग भड़क गई, जिसमें यज्ञ मंडप जलकर राख हो गया। हादसे के वक्त वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। लेकिन यज्ञ मंडप में जैसे ही आग भड़की, सभी लोग वहां से बाहर निकल आए। इसके बाद तो समझिए वहां कोहराम ही मच गया। आग की ऊंची लपटों को देख यज्ञ में शामिल लोग दहशत में आ गए। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग इधर उधर भागते भी दिखे, जबकि एक आदमी धधकती आग पर पानी डालकर उसे बुझाने की कोशिश करता दिखाई दिया। इस मंडप को बनाने में बांस और घास का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए कुछ ही देर में यह आग इतनी खतरनाक हो गई कि इसकी लपटें सब कुछ जला देने को बेताब दिखीं। इस बीच घटना वाली जगह पर कुछ पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला और लोगों को वहां से दूर जाने की हिदायत दी। थोड़ी देर बाद आग तो बुझ गई, लेकिन यज्ञ मंडप जलकर राख हो गया। जो यज्ञ में मान लिया गोले पड़े हुए हैं, उनकी चिंगारियों की वजह से या किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो आग लग गई। बताया गया कि इस खास पूजा में शामिल होने के लिए हरदोई के अलावा आसपास के जिलों से भी लोग आए थे।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में कार्यक्रम के दौरान आरएसएस और वीएचपी पर देश के बंटवारे का आरोप लगाया। राजभर ने दावा किया कि देश का बंटवारा मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं करवाया था। यही नहीं, राजभर ने अपनी हत्या करवाने तक का अंदेशा जताया कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी केस में फंसाकर ये हमारी अफीम, चरस, गांजा गाड़ी रोक करके रख करके चालान कर सकती है, ये हमारी हत्या करा सकती है भारतीय जनता पार्टी। ओम प्रकाश राजभर के बयान को बीजेपी ने मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाला हथकंडा बताया और बीजेपी के मुताबिक जिन्ना पर बयान के बहाने राजभर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। ओम प्रकाश राजभर आजकल अखिलेश यादव की कठपुतली हैं और इसीलिए अखिलेश यादव के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए वोट बैंक की तुष्टीकरण की अखिलेश यादव की राजनीति को ही बढ़ाते हुए वो लगातार जिन्ना का महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जल्द ही कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखिया की तैनाती पर जारी विवाद और गहरा गया है, जिसके बाद सेना ने प्रधानमंत्री इमरान खान को कुर्सी से हटाने की पूरी तैयारी कर ली। सूत्रों के मुताबिक पीएम इमरान खान के सामने दो विकल्प रखे गए हैं, जिनमें पहला यह है कि वो खुद 20 नवंबर से पहले अपनी कुर्सी छोड़ दें, या फिर दूसरे विकल्प के तौर पर विपक्ष संसद में उनकी सरकार गिरा देगा। खबर यह भी है कि आने वाले दिनों में गठबंधन के सहयोगी दल एमक्यूएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी इमरान खान का साथ छोड़ सकते हैं। यानी बतौर प्रधानमंत्री अब इमरान खान थोड़े दिनों के ही मेहमान हैं, क्योंकि इस बार उनकी कुर्सी जाना लगभग तय है। त्रिपुरा में गिरफ्तार 2 पत्रकारों को कोर्ट से राहत मिल गई। त्रिपुरा में हिंसा की झूठी रिपोर्टिंग के आरोप में गिरफ्तार 2 पत्रकारों को कोर्ट से जमानत मिल गई। टीम इंडिया ने T20 सीरीज से पहले जयपुर में अभ्यास किया। न्यूजीलैंड के साथ होने वाली इस सीरीज की शुरुआत बुधवार से होगी। सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर सियासत गर्मा गई। उन्होंने एक दिन पहले बयान दिया कि जवाहरलाल नेहरू इसलिए देश के पहले पीएम बने क्योंकि उनके लिए सब बराबर थे, और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने देश का नेता बनाया जिनका सोच विस्तृत था। ये नहीं कि तुम्हारी दाढ़ी है, ये नहीं कि तुम्हारे पजामे घुटने तक जाते हैं। या बीजेपी ने जैसे ही अय्यर का ये बयान सुना, उसने 2 टूक कह दिया कि ये बात नासमझी वाली है। यह बिना मतलब ना समझदारी की तरह दिया गया बयान है। खबर है कि आईपीएल की नई टीम लखनऊ ने गैरी कर्स्टन और आशीष नेहरा को कोच बनाने के लिए उनसे संपर्क किया। ईडी और सीबीआई निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने इस फैसले के बहाने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। एक दिन पहले केंद्र सरकार के उस अध्यादेश को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई, जिसमें यह साफ किया गया है कि अब से सीबीआई और ईडी प्रमुख का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इनकी नियुक्ति पहले की तरह 2 साल के लिए की जाएगी। इसके बाद 1-1 साल के 3 एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं। ऑर्डिनेंस का रूट इख्तियार किया गया है। स्पष्ट जाहिर है कि कुछ लोगों को इसका फायदा होगा। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया और कांग्रेस को इस पर सियासत न करने की सलाह दी। ये सरकार के प्रशासनिक फैसले हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं देखनी चाहिए। और तिहाड़ जेल से 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की एक सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो 40 कैदियों की क्षमता वाले बैरक में अकेला रहता दिखाई दिया। तस्वीरों में यह भी दिखा कि सुकेश चंद्रशेखर के बैरक में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पर्दा डाला गया था। न्यूज 18 को इस मामले में जेल में बंद 19 आरोपियों की तस्वीर भी हाथ लगी है। इनमें वो 7 जेल अधिकारी भी शामिल हैं जिन पर सुकेश चंद्रशेखर का साथ देने का आरोप लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। भोपाल के रेलवे स्टेशन को नए सिरे से एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। रेलवे स्टेशन को नए सिरे से विकसित करने के बाद इस रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन से बदलकर महारानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया। जहां पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेशन की सुविधाएं देखी। अलग अलग जगहों पर अधिकारियों के साथ पहुंचकर वो बारीकी से स्टेशन का एक-एक कोना देखते रहे। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे। स्टेशन को नए सिरे से विकसित करने में 5 साल का वक्त लगा। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया ये स्टेशन देश का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड स्टेशन है। टैक्स पेयर का असली सम्मान है। वीआईपी कल्चर से EPI यानी एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की। अपने प्रधानमंत्री जी का विजन
हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे और हमारे रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट जैसे बन जाएं। प्रधानमंत्री ने केवल नए रेलवे स्टेशन का ही नहीं बल्कि रेलवे की कुछ लाइनों के विस्तार से जुड़ी योजनाओं का भी उद्घाटन किया। लेकिन सबसे अहम है महारानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, जिसे 100 करोड़ रुपए के खर्च से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया। 14 जुलाई 2016 को इस स्टेशन को आधुनिक बनाने से जुड़ा पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। रेलवे स्टेशन पर लोगों के बैठने और आराम करने की सुविधाएं बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर होंगी। इसके अलावा लोगों के खाने पीने और मनोरंजन की भी बेहतरीन सुविधाएं तैयार की गई। रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी खास तरह का डिजाइन बनाया गया है और दावा है कि 2000 यात्रियों के एक साथ ट्रेन का इंतजार कर पाएंगे। स्टेशन में एयरपोर्ट की ही तर्ज पर 12 एस्केलेटर, 8 लिफ्ट और 3 ट्रैवलेटर बनाए गए, जिनकी मदद से लोगों को स्टेशन पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना आसान हो जाएगा। और बड़ी खबर है, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने ये आई है कि अमेज़न के जरिए गांजे की शॉपिंग हो रही थी। ये दावा किया है मध्य प्रदेश की पुलिस ने। पुलिस ने केवल दावा ही नहीं किया बल्कि केस दर्ज किया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल का इस्तेमाल नशे की खेप बेचने के लिए कर रहे थे। थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 1 टन गांजे की डिलीवरी केवल 4 महीने में ही किए जाने का दावा किया जा रहा है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस ने एक ढाबे के मालिक को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने गांजा मंगवाया था। उसके पास से 20 किलो गांजा बरामद किया गया और एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो गांजा बेच रहा था। उसके एक और साथी को हरिद्वार से भी गिरफ्तार किए जाने की खबर है। पिंटू जो ढाबे का संचालक है, उसके नाम से भी अमेजन का कंसाइनमेंट आया था और जो आप लोगों को उपलब्ध भी कराया गया है। और ये मामला बहुत ज्यादा हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल का इस्तेमाल ड्रग्स की बिक्री के लिए होना एक बड़े खतरे की घंटी की तरह देखा जा रहा है। क्योंकि अभी तक की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ड्रग्स बेचने वाले ने खुद को पहले अमेज़न प्लेटफॉर्म पर एक कारोबारी बनकर जोड़ा, फिर उसके बाद ऐसे कुछ सामान को बिक्री के लिए डाला जिनकी ना तो कोई मांग हो रही थी और ना ही कोई तलाश करता हो। फिर गांजा खरीदने वाले लोग प्लेटफॉर्म पर जाकर किसी खास नाम का या कीवर्ड से उस सामान को सर्च कर लें और ठीक वैसे ही ड्रग्स खरीद लें जैसे कोई भी दूसरा सामान खरीदा जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि ऑनलाइन सामान की बिक्री के लिए कुरियर के जिस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, आमतौर पर जांच एजेंसियां उसके जरिए ड्रग्स की डिलीवरी का शक नहीं करती, इसलिए बिल्कुल किसी दूसरे सामान की तरह गांजे को पैक करके ग्राहक तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस ने ड्रग्स बेचने वाले को ही नहीं बल्कि उसके साथ उस खरीदार को भी गिरफ्तार किया है, जिसके बाद मामले की जांच में इससे जुड़ी कई अहम चीजें और सामने आ सकती हैं। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद देश में ऑनलाइन ऑफलाइन सामान बेचने वाले कारोबारियों के संगठनों ने भी अमेज़न के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने यह मांग की है कि इस मामले की जांच एनसीबी से करवाई जाए। बड़ा मामला सामने आया है तो आज हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि जिस तरीके से नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान के मामले में जिस मुस्तैदी से काम किया, उसी मुस्तैदी से इस मामले को भी हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये मामला भी ये उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा मामला है। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए प्रगति मैदान की सुरक्षा बढ़ा दी। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले के लिए 1800 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई सेंध न लग सके, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले प्रगति मैदान के एक हॉल में गश्त करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आने वाले हर आदमी की तलाशी ली गई, जिसके बाद ही उन्हें एंट्री करने दी गई। यहाँ पर तकरीबन 1800 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है, जो अपनी अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे और यहाँ पर जगह जगह पर जितने भी 8 हॉल बनाए गए हैं वहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस दिखाई देगी। यही नहीं, चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए बड़ी तादाद में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। दावा किया गया कि आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए भी तैयारियां की गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिप्लॉयमेंट कवर किया है, एंटी टेरर मेजर्स भी लिए गए हैं। बताया गया कि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 9 देशों की 40 कंपनियां भाग ले रही हैं, जिसमें लाखों लोगों के आने की उम्मीद है। भारत जल्द ही अमेरिका से 30 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा है।
2 साल से भी लंबे वक्त से इस डील पर बात चल रही है और अब खबर है कि डील फाइनल स्टेज पर है और उस पर बस रक्षा मंत्रालय की बैठक में मोहर लगने की देर है, जिसके बाद 10 ड्रोन नौसेना को, 10 थल सेना को, बाकी 10 वायुसेना को मिलेंगे। 21,000 करोड़ रुपए के ये ड्रोन चीन और पाकिस्तान के माथे पर पसीना लाने के लिए काफी हैं, क्योंकि ये ऐसे जासूस हैं जिनके जरिए भारत अपने दोनों पड़ोसियों पर पैनी नजर तो रखेगा ही, ये ऐसे हथियारबंद ड्रोन भी हैं जिनमें हवा से जमीन पर निशाना साधने वाली मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। यानी ये भारतीय सेना के लिए दुश्मन का शिकार भी करेंगे। इसी वजह से इनका नाम प्रेडेटर रखा गया है। अगर ये ड्रोन भारत को मिल गए तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि अभी भारत दुश्मन देश की सेना की सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए, उस पर नजर रखने या उसके इलाके के मिलिट्री सर्वे के लिए ड्रोन ऑपरेट करता है। हथियार के तौर पर भारत ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करता। अहमदाबाद में खुले में नॉनवेज बेचने पर पाबंदी लग गई। अहमदाबाद नगर निगम ने धार्मिक जगहों और स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में खुले में नॉनवेज बेचने पर रोक लगा दी। धार्मिक प्लेस है, स्कूल है, कॉलेजेस है, वहां से ये लारी इंडा ऑमलेट नॉनवेज मछली की लारी हटाई जाएगी। अब देश के अस्पतालों में रात के वक्त भी शवों का पोस्टमार्टम किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए अस्पताल में उससे जुड़ी बुनियादी चीजें होनी जरूरी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम न करने की अंग्रेजों के समय की परंपरा अब खत्म कर दी गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एनसीबी ने करोड़ों के गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 1127 केजीज का था, जिसे आंध्र प्रदेश से लाया जा रहा था। गुजरात एटीएस ने मोरबी से करीब 600 करोड़ रुपए की कीमत के ड्रग्स बरामद किए। जांच के बाद पता चला ये खेप पाकिस्तान से भारत भेजी गई थी और इसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक ड्रग्स माफिया का हाथ है। हीरोइनना जे कार्टेल वगैरह છે એ લોકો પાકિસ્તાનથી સ્મગલિંગ ઇન્ડિયામાં કરે છે। ड्रग्स केस का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने इस पर सवाल उठा दिए। जवाब में गुजरात सरकार ने भी पलटवार किया और उन्हें इस मामले में राजनीति न करने की नसीहत दे डाली। बड़ा कंसाइनमेंट ड्रग्स का आपके शहर में लेके आने वाला था, उससे गुजरात पुलिस ने पकड़ा है। चंडीगढ़ में एक आदमी पर अपने साथी की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप लगा। बताया गया कि इस आरोपी ने 2000 रुपए के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने वहां की राजशाही के समर्थन में एक फैसला सुनाया तो पिछले साल से आंदोलन कर रहे लोकतंत्र समर्थकों का खून खौल उठा। पिछले हफ्ते वहां की कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों की राजा के अधिकारों को कम करने की मांग को देशद्रोह से जोड़ दिया था। इतना ही नहीं, अदालत ने भविष्य में इस तरह के विरोध प्रदर्शनों पर बैन भी लगा दिया था। ऐसे में अब तक जो प्रदर्शनकारी अपने राजा और प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए थे, कोर्ट के फैसले ने उन्हें ऐसा भड़काया कि उन्होंने उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की टोली मार्च निकालते हुए राजधानी बैंकॉक की एक मुख्य जगह पर जुट गई, जहां कुछ प्रदर्शनकारी अनोखे अंदाज में पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल एक आदमी तो ऊपर से लेकर नीचे तक बेड़ियों में जकड़ा दिखा। उसने अपने चेहरे पर पेंट से लोकतंत्र के नारे भी लिखे हुए थे। वहीं कुछ प्रदर्शनकारी एकदम सुरीले स्टाइल में कोर्ट के फैसले का विरोध करते नजर आए। अपनी भड़ास निकालने के लिए प्रदर्शनकारियों ने फैसला सुनाने वाले जजों के पुतले एक फ्लाईओवर की रेलिंग से लटका दिए। लेकिन कोर्ट के फैसले ने लोगों के मन में राजशाही के खिलाफ सुलग रही गुस्से की आग में ऐसा घी डाला कि उन्होंने जजों के पुतलों को फूंक ही दिया। प्रदर्शनकारियों के तेवर देखकर पुलिस का भरा पूरा दस्ता भी पूरी तैयारी के साथ सड़क पर तैनात हो गया और फिर दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से भिड़ते दिखे। बताया गया कि इस दौरान पुलिस ने रबर की गोलियां दाग दी, जिससे कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए। और मध्य प्रदेश के रतलाम से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां भूसे से लदी एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि वो ट्रैक्टर एक गांव के अंदर खड़ा था, तभी उसमें लदे भूसे में किसी वजह से आग लग गई, जिसने कुछ ही मिनटों में ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि ट्रैक्टर ड्राइवर ने बहादुरी दिखाई और ट्रैक्टर को चलाते हुए गांव से बाहर ले जाने लगा। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लपटों से घिरा वो ट्रैक्टर गाँव की कच्ची सड़क पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। ट्रैक्टर से आग के शोले भी नीचे गिरते हुए दिखे। हालांकि ड्राइवर ने ट्रैक्टर नहीं रोका और जान जोखिम में डालकर वो उसे चलाता रहा। कुछ देर बाद वो ड्राइवर धधकते ट्रैक्टर को गांव से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में अचानक बम धमाकों जैसी आवाज गूंजने लगी। धमाकों के शोर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया।
और जब लोग अपने घरों से निकले तो सफेद धुआं दिखने लगा। धमाकों का शोर ऐसा कि दूर दूर तक लोगों के कान खड़े हो गए। धमाके इतनी देर तक चले कि लोग अपने घरों से निकल गए। प्रशासन की कुछ टीमें भी पहुंच गईं। लोग धमाके वाली जगह पर भी पहुंच गए, लेकिन शोर फिर भी सुनाई देता रहा। पता चला कि एक दुकान में पटाखे अवैध रूप से छुपा कर रखे गए थे, जिनमें अचानक आग लग गई। ये हादसा था या कोई साजिश, अभी साफ नहीं हुआ है। जेपी नड्डा उत्तराखंड के चमोली में शहीद सम्मान यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के चमोली में शहीद सम्मान यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश के लिए लड़ने वाले उत्तराखंड के जवानों को याद किया। बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में 7 दिसंबर तक ये शहीद सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के दौरान शहीद जवानों के आंगन की मिट्टी जुटाने का बड़ा अभियान चलाया जाएगा। बाद में इस मिट्टी का इस्तेमाल देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम में होगा। वीर शहीदों के आंगन से मिट्टी उठाकर ये उनको सजो करके और ये सैन्य धाम पर पहुंचाई जाएगी। मध्य रेलवे ने पिछले 7 महीनों में बिना टिकट यात्रा करने वालों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रेलवे ने मुंबई और दूसरे शहरों में लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों में यह अभियान चलाया था। मशहूर इतिहासकार बाबा साहब पुरंदरे का 99 साल की उम्र में पुणे में निधन हो गया। उनके निधन पर पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने दुख जताया। बिहार के पूर्णिया में पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की हत्या के मामले में मंत्री लेसी सिंह घिर गईं। रिंटू सिंह की पत्नी और जिला परिषद सदस्य ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने इसकी साजिश रची थी। 3 दिन पहले रिंटू सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेसी सिंह का भतीजा जो है, हम उन पे FIR करवाए हैं और मरवाने वाली जो है वो लेसी सिंह ही है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो मंत्री लेसी सिंह भी सामने आई और उन्होंने हत्या के आरोप को राजनीतिक साजिश करार दिया। हम तो किसी भी तरह का जांच करें उसके लिए तैयार हैं। हमारी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। माता अन्नपूर्णा की मूर्ति 108 साल बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंची। इस मूर्ति को कनाडा से भारत लाया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद उसे यूपी सरकार को सौंप दिया गया, जिसके बाद राज्य के अलग अलग शहरों में माता अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा निकाली गई और आखिरकार मूर्ति काशी पहुंची, जहां त्योहार जैसे माहौल में उसकी स्थापना काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में की गई। माता अन्नपूर्णा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा खुद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से की। इस खास मौके पर पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया, ढोल नगाड़े बजाए गए। यही नहीं, मूर्ति के मंदिर पहुंचने से पहले ही योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच गए और जैसे ही माता अन्नपूर्णा की मूर्ति मंदिर के मेन गेट पर पहुंची, योगी आदित्यनाथ खुद उठकर वहां गए और उन्होंने माता की मूर्ति की आरती उतारी। आरती के बाद उन्होंने पालकी अपने कंधों पर रखी और उसे काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर के अंदर लेकर आए, जहां उन्होंने विधि विधान से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। ये मूर्ति 108 साल पहले चोरी हो गई थी, जिसे कनाडा में एक प्रदर्शनी के दौरान एक भारतीय मूल की महिला ने पहचाना था, जिसके बाद भारत सरकार ने उसे वापस लाने की कोशिश शुरू कर दी थी। और आखिरकार कोशिश रंग लाई और माता अन्नपूर्णा की मूर्ति अपनी असली जगह यानी कि काशी पहुंच गई। मूर्ति की शोभा यात्रा जब वाराणसी पहुंची तो ढोल नगाड़े और शहनाई बज उठी। इस दौरान कीर्तन करने वाले आगे आगे चलते रहे, साथ ही लोगों को भी मूर्ति के दर्शन के लिए बुलाया गया। ये शोभा यात्रा काशी में जहां जहां से गुजरी, वहां वहां लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया और इस मुठभेड़ में उस घर के मालिक की भी मौत हो गई जिसमें आतंकी छुपे थे। पुलिस के मुताबिक घर का मालिक आतंकियों का मददगार था। इस साल सुरक्षा बल अब तक 136 आतंकियों को मार चुके हैं। असम राइफल्स के काफिले पर हुए उग्रवादी हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा शुक्ला और 6 साल के मासूम बेटे अबीर त्रिपाठी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीदों के सम्मान में रायगढ़ बंद रहा और वायुसेना के विमान से उतारे गए शहीदों के पार्थिव शरीरों को लेकर जैसे ही गाड़ियां घर के लिए निकली, पूरा शहर थम गया। रास्ते भर सड़कों के किनारे खड़े होकर लोग उनका इंतजार करते दिखे और जैसे ही शहीदों के पार्थिव शरीर जवानों के कंधों पर घर पहुंचे, शहादत के जयकारे गूंजने लगे।
शहीदों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने से पहले उनकी अंतिम यात्रा निकली और अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीरों को रामलीला मैदान ले जाया गया, जहां मेले जैसा मंजर दिखा। यहां से शहीदों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम लाया गया, जहां सैनिक सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी गई। बंदूकें झुकी, सलामी के लिए हाथ उठे, शोक के बिगुल फूंके गए और अंत में आसमान की तरफ चली गोलियों से शहीद की वीरता का गौरवगान हुआ। लेकिन इन रिवाजों के बाद जब शहीद के माता पिता आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे तो पिता की आंखों में आंसू दिखे और मां बदहवास होकर लड़खड़ा पड़ी। कलेजा चाक करने वाली इन तस्वीरों के बाद शहीद कर्नल विप्लव के छोटे भाई ने जैसे ही मुखाग्नि दी, एक साथ 3-3 चिताएं धधक उठी। शनिवार को मणिपुर में सेना पर हुए उग्रवादी संगठनों के हमले से जुड़ी कुछ हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई। हमले की शुरुआती जांच में ही साफ हुआ है कि उग्रवादियों की मदद कर चीन कोई बड़ी साजिश रचने की कोशिश में लगा है और इस बात की खबर तब लगी जब सेना ने उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया। पूरे पूर्वोत्तर में असम राइफल्स के जवानों ने उग्रवादी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत उग्रवादियों से एक मुठभेड़ अरुणाचल प्रदेश के लॉकडिग जिले में हुई, जब जवानों ने 3 उग्रवादियों को मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया। इन तीनों के पास जो राइफल मिली उनसे कुछ अहम जानकारियां मिली, क्योंकि उनमें एक रूस में बनने वाली AK राइफल थी, दूसरी जर्मनी में बनने वाली HK राइफल थी और तीसरी चीन में बनने वाली MQ राइफल। चीन में बनी राइफल उग्रवादियों से बरामद होने का मतलब साफ समझा जा रहा है कि चीन अब भारत में उग्रवाद को बढ़ावा देने की साजिश रच रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली में CAG दफ्तर में पहले ऑडिट दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस कार्यक्रम की जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑडिट दिवस का मकसद सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए CAG के योगदान को सबके सामने लाना है।